एंट्री नंबर 13 है चैरिटेबल एक्टिविटीज। इसमें दो एक्टिविटीज है आपकी जिनके ऊपर एग्जेम्पशन दे रखा है। पहली है कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। एग्जाम्पल, पंडित जी की जो सर्विसेज होती है, पंडित जी जो है वो रिलीजियस सेरेमनी करवाने की जो भी फीस लेंगे उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। कोई भी रिलीजियस प्लेस है, फॉर एग्जाम्पल मंदिर है, ठीक है, जो कि जनरल पब्लिक के लिए होता है। अब उसके जो कंट्रोल में जो लैंड होती है, तो चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है, रिलीजियस प्लेस मंदिर है, उसके पास में जो जमीन होती है वहां पे उन्होंने कई हॉल बना रखा होता है, शॉप बना रखा होता है, जिसको वो किराए पे देते हैं। ठीक है, तो किराए पे देने वाला कौन है? टेम्पल। ठीक है ना, जो टेम्पल है जिसकी ओनरशिप में है, इन्होंने ऑब्वियसली 12AA का रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा, मस्ट है। यहाँ पे दो सेक्शन और है, 12AA में रजिस्ट्रेशन होगा या 1023C में रजिस्ट्रेशन होगा या 1023BBA में रजिस्ट्रेशन होगा। तीनों ही सेक्शन रिलीजियस एक्टिविटी के लिए बनाए हुए हैं। इनमें आपका रजिस्ट्रेशन है और आप फिर रेंट पे दे रहे हो। क्या रेंट पे दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग एग्जेम्पशन है। ठीक है जी, देखो, अगर रूम रेंट पे दिया जा रहा है, रेंट पे अगर रूम दे रहे हैं, तो अगर 1000 रुपए पर डे का रूम है तो टैक्स लगेगा। 999 पर डे का रूम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 1000 रुपए का रूम है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना, ये पर डे की कैलकुलेशन है रूम के केस में। दिस इज फॉर रूम। अगर किराए पे तो जो किराए पे जो दे रहे हैं हम वो प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडप या ओपन एरिया है, तो फिर वहां पे 10,000 की लिमिट है, मतलब 9,999 रुपए तक तो होगा एग्जेम्प्ट, और 10,000 अगर हो गया तो टैक्सेबल। ये भी ध्यान रखना, पर डे की लिमिट है। ये हो गई आपकी हॉल के केस में। ठीक है, बैंकेट हॉल है या गार्डन। और अगर शॉप किराए पे दे रहे हैं तो इसमें भी लिमिट 10,000 की है, पर ये पर मंथ की लिमिट है, ध्यान रखना, दिस इज मंथली। यहाँ पे भी 9,999 तक का किराया है तो एग्जेम्प्ट है, 10,000 रुपए का किराया हो जाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सी लिमिट आ रही है आपकी। ठीक है, ये लिमिट्स याद रखनी है आपको। तो पहली पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, पहला कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके पास इनकम टैक्स के इनमें से किसी भी सेक्शन में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, तभी आप एग्जेम्पशन ले सकते हो जीएसटी में। दूसरा, एग्जेम्पशन डिपेंड करती है कि आप रेंट पे क्या दे रहे हैं। रूम दे रहे हैं 999 तक एग्जेम्प्ट है, हॉल दे रहे हैं 9,999 पर डे तक एग्जेम्प्ट है, शॉप दे रहे हैं 9,999 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है। क्लियर है क्या? एंट्री नंबर 13 इज क्लियर। चलो देखो, ये रूम तो किराए पे कौन दे रहा था? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जो कि रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब बात कर रहे हैं हम, रूम किराए पे दे रहा है होटल, प्योरली बिजनेस है, प्रॉफिट मेकिंग है, फिर भी इसको एग्जेम्प्ट किया है। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि होटल, गेस्ट हाउस, ठीक है ना, यहाँ पे जो गरीब लोग आते हैं, जो कम किराए का जो रूम लेते हैं, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो एक लिमिट रखी गई है यहाँ पे, इसमें एक एग्जेम्पशन है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसको ध्यान रख लेना इस एंट्री को, और एग्जाम में ज्यादातर इस एंट्री पे क्वेश्चन आता है। तो एंट्री नंबर 14 याद भी कर लेना कि होटल के लिए एंट्री नंबर 14 है। देखो क्या बोल रहे हैं, इसमें एक एग्जेम्पशन क्या है ये, इसमें एग्जेम्पशन ये है कि 1000 रुपए तक का रूम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 1,001 रुपए का है तो टैक्सेबल होगा। पहले क्या था? पहले वही था जो रिलीजियस में अभी हमने पढ़ा, 999 तक का रूम एग्जेम्प्ट था और 1000 का टैक्सेबल था। पहले ऐसा था, पर ये चेंज हो गया, अब एग्जेम्पशन में अमेंडमेंट आई है, 1000 रुपए तक का रूम होगा तो एग्जेम्प्ट होगा। आप ध्यान रखना, आप रिलीजियस वाले में लिमिट 1 रुपए का डिफरेंस है, होटल में 1000 रुपए तक एग्जेम्पशन। ठीक है, दूसरा जो इसमें अमेंडमेंट पहले आ चुका है, आपको पता भी होगा, वो ये था कि एग्जाम्पल ये होटल है
और सपोज ये मिस्टर ए है। मिस्टर ए आया होटल में, होटल वाले ने इसको टेरिफ कार्ड दिया, ठीक है ना, टेरिफ कार्ड दिया जिसमें कोटेशन लिख रखी है। टेरिफ कार्ड में पर डे का जो रेंट लिखा हुआ है, सपोज वो लिखा हुआ है 1500 रुपए। मिस्टर ए ने बार्गेनिंग की और यहाँ पे डिस्काउंट करवा लिया सपोज 600 रुपीज का। तो नेट जो फाइनल हुई, नेट रेट जो फाइनल हुई है वो है 900। अब आपको बताना है कि ये 900 रुपए पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ आपको क्या लगता है? क्योंकि 1000 रुपीज की लिमिट है ना। अब वो 1000 किस पे देखनी है आपको, टेरिफ कार्ड में देखनी है कि एक्चुअल टेरिफ देखनी है? नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक अमेंडमेंट पहले ही आ चुका था। दो शब्द देखने हैं आपको, डिक्लेयर टेरिफ। अमेंडमेंट से पहले बात कर रहे थे कि डिक्लेयर टेरिफ पे 1000 वाली कंडीशन लगानी है। अब बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई पे 1000 रुपए की कंडीशन लगानी है। तो ये वाला जो पुराना प्रोविजन था वो चेंज हो गया। अब आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई देखनी है और आपको अच्छे से पता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में डिस्काउंट जो बिल के टाइम पे दिया जाता है वो लेस हो जाता है, ठीक है। तो आपको 900 रुपए पे कैलकुलेशन करनी है। 900 रुपए क्योंकि 1000 से कम है तो ये हो जाएगा आपका एग्जेम्पशन। क्लियर? मैंने नोट यहाँ डाल भी दिया है कि इफ रूम रेंट इज अप टू 1000 इट विल बी एग्जेम्प्ट। चलो उसके बाद कुछ रेट्स दे रखी है आपको। ये रेट भी एक्चुअल में चेंज हो गई है, इसको एक बार ये फोर्थ वाला पॉइंट तो देख लो, ये होटल वाली रेट चेंज हो गई। रेट्स वैसे आपको आती नहीं है, एग्जाम में रेट दी हुई आएगी आपको क्वेश्चन के साथ, ठीक है। देखो अगर रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेज प्लस फूड, जैसे आप जाते हो ना होटल में, जाके आप पर प्लेट सिस्टम ले लेते हैं। तो अगर आपने किसी होटल का एक बैंकेट हॉल बुक कराया है, अब बैंकेट हॉल का अलग से रेंट नहीं दे रहे आप, आपने क्या किया है, पर प्लेट सिस्टम पे खाना बुक करवाया है। ऐसे ही होता है आजकल। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज की एक प्लेट है ना, और आप अगर 100 लोग जाने वाले हैं तो 1 लाख रुपए का आप किराया देंगे होटल वाले को। अब इस 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी क्या रेट से लगेगा, तो वो है 18% की रेट से लगेगा, ठीक है। ये बंडल्ड सर्विस है जिसमें होटल वाला आपको दो सर्विस दे रहा है, एक प्रीमाइस किराए पे दे रहा है और एक फूड सप्लाई कर रहा है। तो इस बंडल पे टैक्स लगेगा 18% की रेट से, ठीक है। और आईटीसी भी अलाउड होंगे, कोई इशू नहीं। आईटीसी किसको अलाउड होंगे, होटल वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोलो एंट्री नंबर 14, कोई डाउट? क्लियर? चलो अब आ जाओ एंट्री नंबर 15 पे। अब एक्चुअल में एंट्री आपकी स्टार्ट हो रही है ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, दो तरह की एग्जेम्पशन है हमारे पास। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का जो भी बिजनेस कर रहा है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको पहले ध्यान रखने हैं। 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से मोड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के? देखो पहला एयर, अगर एयरवेज से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब एयरक्राफ्ट के केस में हम बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। देखो पहले तो मुझे ये बताओ, एयरवे का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लग्जरी में आएगा या फिर आम पब्लिक के लिए आएगा? लग्जरी, तो ठीक है, इस पे कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलनी चाहिए। पर इस पे 2 एग्जाम्पशन दे रखी है गवर्नमेंट ने, और उसका रीजन आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। एक तो वो बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की,
ठीक है ना, किसकी, सतनाम क्यूब प्लस बागडोगरा ऑफ वेस्ट बंगाल। देखो ये जो प्लेस है, यहाँ पे जो भी एयरपोर्ट है, ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड जो प्लेसेस हैं, यहां से फ्लाइट जाएगी तो भी एग्जेम्प्ट है, यहां फ्लाइट आएगी तो भी एग्जेम्प्ट है। क्यों है? क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग जब ट्रेवल करेंगे, चाहे वो अपने स्टेट से बाहर जा रहे हैं या वो अपने स्टेट के अंदर आ रहे हैं, तो इनके ऊपर जीएसटी एक बार माफ कर देते हैं ताकि ये यूज टू हो जाए एयरवेज। ठीक है ना। और दूसरी जो एग्जेम्पशन है इसमें वो है आपकी वायबिलिटी गैप फंडिंग की। दो एग्जेम्पशन है। अब ये क्या होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, वीजी फंडिंग। ठीक है, क्या है ये देखो, गवर्नमेंट ने बोला है कि एक स्कीम चलती है गवर्नमेंट की, उड़ान, उड़ेगा देश का आम नागरिक। ठीक है, इसमें वो क्या कर रहे हैं कि बहुत से लोकेशन पे नए एयरपोर्ट बना रहे हैं जिनको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का है उड़ेगा देश का आम नागरिक, इसमें स्कीम चला रखी है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। इसमें जो भी एयरपोर्ट बन रहे हैं इसके लिए वो बोल रहे हैं कि इन एयरपोर्ट को चालू होने से, एयरपोर्ट कमेंस होने से, एयरपोर्ट के कमेंसमेंट से 3 साल तक, 3 साल तक हम कुछ एग्जेम्पशन देंगे। वो एग्जेम्पशन किस चीज पे है देखो, वो बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल जैसे एक इंडिगो कंपनी है जो कि फ्लाइट चलाती है। इंडिगो कंपनी को क्या बोलते हैं वो, कि नॉर्मली आप फ्लाइट अगर 5,000 रुपए का रेंट ले रहे हैं तो कस्टमर से, जो भी कस्टमर आपके इस एयरपोर्ट से जो कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में बना है, वो कस्टमर जाएगा तो आप कस्टमर से पैसे कम लो। तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि नॉर्मल फेयर 5,000 है, तो बोल रहे हैं मिस्टर ए से तो आप रेंट लो 3,000 रुपए प्लस जीएसटी जो भी लगता है आपका, और जो 2,000 रुपए का डिफरेंस है वो आपको कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो इंडिगो कंपनी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, क्योंकि इसके पास तो अपना पूरा किराया आ गया। अब बात कर रहे हैं क्या इस 2,000 पे जीएसटी लेगी क्या कंपनी, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन एग्जेम्प्ट है। और इसी पैसे को, ये जो पैसा गवर्नमेंट इंडिगो को दे रही है, इसको बोला जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। एग्जाम्पल क्लियर है क्या आपको? एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो बता दो। और ये नोट कर लो चार्ट, ये दो एग्जेम्पशन है एयरवेज के केस में। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में एयरवेज की बात करोगे तो ये दो एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। एक, कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स का नाम लिखा है मैंने, वहां से फ्लाइट आएगी या जाएगी तो एग्जेम्प्ट है। और दूसरा वायबिलिटी गैप फंडिंग एग्जेम्प्ट है। अब वो होता क्या है वो एग्जाम्पल से समझा दिया मैंने। ठीक है, ओके क्या, फटाफट बोलो ना। दो लोगों ने क्लियर लिखा है, बाकी किसी ने कुछ लिखा नहीं। सेकंड मोड कौन सा होता है, वाटरवेज। अगर वाटरवेज से पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो इसमें भी दो एग्जेम्पशन है। एक, इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज होंगे तो एग्जेम्प्ट। और
दूसरा बोल रहे हैं अदर वेसल्स ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर, मतलब इंडिया में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जो वेसल चल रही है उसके अंदर एग्जेम्पशन में दो बातें हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो एग्जेम्प्ट है, और अगर टूरिज्म पर्पज है तो फिर टैक्सेबल। ये लो जी, वाटरवेज का चार्ट भी कॉपी कर लो, छोटा सा है ये तो। नोट होते ही बता देना। देन चलो थर्ड है हमारा रेलवेज। रेलवे का चार्ट हम बनाते हैं इस तरीके से। एक तो इसमें कर लो आप मेट्रो, मोनोरेल और ट्रामवे, ये हमेशा एग्जाम्प्ट होंगे। इसके बाद जो रेलवे चलती है वो है इंडियन रेलवे हमारी। इंडियन रेलवे में अलग अलग क्लास होती है जब टिकट बुक करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो गरीब लोगों वाली क्लास है कौन सी है, तो बोल रहे हैं दो क्लास टैक्सेबल है। फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास होगी तो टैक्सेबल है, एसी होगा तो टैक्सेबल है, मतलब दोनों में दोनों चीज टैक्सेबल है। फर्स्ट क्लास विदाउट एसी भी टैक्सेबल है और एसी की कोई भी टिकट लोगे तो टैक्सेबल है। अदर्स जो होंगी ना वो आपकी एग्जाम्प्ट होगी। लो जी, इतना सिंपल सा काम है रेलवे में। फर्स्ट क्लास टैक्सेबल, एसी टैक्सेबल, उसके अलावा जितनी भी टिकट्स है, जनरल टिकट है, स्लीपर क्लास है, वो सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। मोनोरेल क्या होता है, मोनोरेल क्या होता है कैसे बताऊं, फोटो दिखाऊंगे आपको, गूगल पे फोटो देखना। ट्रेन होती है वो, जैसे मेट्रो होती है ना उसी तरीके से मोनोरेल भी चलती है, तो आप तो मेट्रो भी मानोगे तो चल जाएगा। बाकी गूगल पे क्लिक करना, आपको फोटो आ जाएगी तो क्लियरिटी हो जाएगी कि किसको मोनोरेल बोल रहे हैं। ठीक है, और ट्रामवे जो रोड पे चलता है वो होता है, देख लिया, हो गया नोट। नेक्स्ट पे आ जाऊं। फोर्थ इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ मोड कौन सा होता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज। देखो रोडवेज में इसके दो पार्ट करने हैं हमें, एक है स्टेज कैरियज, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट कैरियज। स्ट्रेट स्टेज कैरियज मतलब सिंपल जो गवर्नमेंट की बसें चलती है, इसमें दो पार्ट करेंगे, एसी है तो टैक्सेबल है, नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट है।
ठीक है, सिंपल वही लॉजिक से चलोगे आप। आम आदमी की सवारी नॉन एसी तो एग्जेम्प्ट कर दिया, एसी लग्जरी है तो टैक्सेबल कर दिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स देखो, इसके अलावा जितने भी तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उनमें एक तो मीटर्ड कैब, स्पेसिफिकली ध्यान रखना, मीटर्ड कैब एग्जेम्प्ट होगा। ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, ई रिक्शा भी चलते हैं, ये भी क्या होंगे, आम आदमी की सवारी है, एग्जेम्प्ट। ठीक है, चलो बताओ ओला उबर का क्या होगा, रेडियो कैब। क्या लगता है रेडियो कैब किसकी है, लग्जरी है या नहीं है? क्या करें रेडियो कैब को, एग्जेम्प्ट की टैक्सेबल? टैक्सेबल। ठीक है, तो देखो ये तीन तो स्पेसिफिकली ध्यान रख लेना, मीटर्ड कैब एग्जेम्प्ट होगा, ऑटो रिक्शा एग्जेम्प्ट होगा, रेडियो कैब टैक्सेबल होगा। इसके अलावा जितने भी है अदर जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो बस वगैरह से हैं आपके, उनमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, वही जो वाटरवेज में आपको ध्यान रखनी है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, एसी एंड नॉन एसी। एसी है तो टैक्सेबल है और नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, टूरिज्म पर्पज है, टूरिज्म पर्पज या फिर कंडक्टेड टूर, कंडक्टेड टूर जैसे पैकेज बनता है वो हमेशा टैक्सेबल होगा, या फिर चार्टर और हायर। ठीक है, ये हमेशा टैक्सेबल होंगे। लो जी, कॉपी कर लो चार्ट को, रोडवेज वाले को। कॉपी करके बता देना डन। अभी देखो चार्ट खुद अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इनको आप देखोगे अपने आप आपको पता लग जाएगा कौन से पे टैक्स लगेगा कौन से पे नहीं लगेगा। ठीक है, फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो चारों मोड हो गए आपके पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के। एयरवेज से दो एग्जेम्पशन दे रखी है, वाटरवेज से एक एग्जेम्पशन दे रखी है, देन रेलवे से आपको एक तो मेट्रो वगैरह की एग्जेम्पशन है और दूसरी कुछ क्लास वाइज एक एग्जेम्पशन है, और रोडवेज में आपको स्टेज कैरियर्स पे दोनों चीजें हैं, एसी नॉन एसी पे डिपेंड करेगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स में तीन स्पेसिफिक एंट्री याद रखनी है, उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वही एसी नॉन एसी ध्यान रखना है, और कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए टैक्सेबल हो। चलें आगे, और अब आपको ये नोट्स में देखना है, ये चीजें एक बार नोट्स में भी आप रेफर कर लो। देखो एयरवेज की एग्जाम्पशन ये दे रखी है आपको, सतनाम क्यूब और बागडोगरा वाली। रोड नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, ठीक है, जो मैंने चार्ट बनवाया है वो सारा इसमें कवर हो गया। रोड के लिए बोला स्टेज कैरियज अदर देन एसी, ठीक है। रेडियो के फुल्ली टैक्सेबल बता दिया आपको। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम वाला पॉइंट ये भी समझा दिया आपको। कितने साल के लिए एग्जेम्प्ट होगा, 3 साल के लिए। कहाँ से, एयरपोर्ट चालू होने से। देन रेलवे में वही फर्स्ट क्लास टैक्सेबल होगा, एसी टैक्सेबल होगा। मेट्रो एग्जेम्प्ट होगा, वाटरवेज में इनलैंड वाटरवे एग्जेम्प्ट होगा, वाटरवे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में
आपको बता दिया टूरिज्म टैक्सेबल, अदर एग्जेम्प्ट। ऑन रोड में मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा इज एग्जेम्प्ट। तो एंट्री नंबर 15 से लेके 17 तक ये तीनों आपके इन चार्ट्स में कवर हो गई। अब बात आ रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। इसके भी चार्ट बना लो आप। फर्स्ट देखो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के अंदर नंबर 1 जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है एयरवेज। चलो कुछ याद आ रहा है क्या आपको? एयरवेज में क्या कोई एग्जेम्पशन है क्या गुड्स से रिलेटेड? एयरवेज में कोई गुड्स से रिलेटेड एग्जेम्पशन? एग्रीकल्चर इज रॉन्ग। एग्रीकल्चर पे एग्जेम्पशन नहीं होती एयरवेज से, यही तो एक एक्सेप्शन है ना एग्रीकल्चर में। राम एनएफओ भी रॉन्ग है, यही चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो आप। ये जो राम एनएफओ वाला पॉइंट है वो एयरवेज से टैक्सेबल होता है, इन इंडिया है तो एग्जेम्प्ट ना जी ना। एवरी आंसर इज रॉन्ग। आपने जो बताए सारे गलत है। अब मैं याद दिला रहा हूँ, अभी आपको याद आ जाएंगे। देखो एयरवेज में 2 एग्जेम्पशन है, एयरवेज के अंदर 2 एग्जेम्पशन है। कौन कौन सी है 2 एग्जेम्पशन? फर्स्ट, पहली एग्जेम्पशन है कि इंडिया से फ्लाइट है वो जा रही है आउटसाइड इंडिया। इंडिया से अगर फ्लाइट आउटसाइड इंडिया जा रही है तो इसका जो फ्रेट है इट विल बी टोटली एग्जेम्प्ट। अब आएगा याद या अभी भी नहीं आया? अगर फ्लाइट इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रही है तो इसका जो किराया है ये टोटली एग्जेम्प्ट होगा। अभी भी नहीं आया किसी को? दूसरा जस्ट इसके अपोजिट, इसके जस्ट उल्टा कर दो। जस्ट उल्टा क्या? फ्लाइट जो है वो इंडिया के बाहर से और इंडिया में आ रही है, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रही है, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रही है। इसका जो फ्रेट है वो भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, पैसेंजर की बात मत करना। आ गया? अगर आ गया तो मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी एग्जेम्पशन तो परमानेंट है और कौन सी एग्जेम्पशन टेम्पररी है? देखो ये एग्जेम्पशन हमेशा से चलती हुई आ रही है, ये वाली जो एग्जेम्पशन है ये टेम्पररी पीरियड के लिए है अप टू, इसको एक्सटेंड किया हुआ है अभी लेटेस्ट 30 सितंबर 2020 तक ये एग्जेम्पशन अवेलेबल है। इसके बाद दोबारा इसके ऊपर एक्सटेंशन आ जाएगा या तो, या फिर ये एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या एयरवेज वाला? 2 एग्जेम्पशन एयरवेज में, राम एनएफओ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे नहीं है, स्पेसिफिकली ध्यान रखना। चलो हटा दो उसको, बना लिया आपने? 2 एग्जेम्पशन, इंडिया से इंडिया के बाहर जा रही है तो भी एग्जेम्प्ट, इंडिया के अंदर आ रही है तो भी एग्जेम्प्ट। नंबर 2, नंबर 2 इज वाटरवेज। इसमें क्या एग्जेम्पशन है? बोलो। देखो इसमें एक एग्जेम्पशन तो है आपकी सिंपल सी, इनलैंड वाटरवेज की। इनलैंड वाटरवेज होंगे तो एग्जेम्प्ट है,
ठीक है। दूसरा एग्जेम्पशन, इंडिया के बाहर से, अच्छा ये एग्जाम्पल पूरा लिखता हूं, इंडिया के बाहर से अगर इंडिया में आ रही है, इंडिया से आउटसाइड इंडिया बना देते हैं, इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रही है शिप आपकी, इसका जो फ्रेट होगा ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है। थर्ड, आउटसाइड इंडिया से इंडिया आ रही है, ये ध्यान रखना ये टैक्सेबल है, इस पे एग्जेम्पशन नहीं है। तो वेसल वाले में, एयरवेज में दोनों तरफ एग्जेम्पशन है, वेसल में ध्यान रखना है इंडिया से बाहर जाने पे तो एग्जेम्पशन है, इंडिया में आने पे एग्जेम्पशन नहीं है। ठीक है। और फोर्थ इज वेसल ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर। ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, अगर राम एनएफओ है प्लस रेलवे इक्विपमेंट है तब तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अदर गुड्स है, इनके अलावा किसी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। राम एनएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी मैं आपको नोट से दिखा दूंगा, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। तो जी ये चार्ट बना लो एक बार, 4 पॉइंट याद रख लेना वाटरवेज में। डन। चलो जी, थर्ड, थर्ड नंबर पे हम ले लेते हैं रेलवे। रेलवेज बड़ा ही सिंपल है, राम एनएफओ प्लस रेलवे इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट, अदर गुड्स टैक्सेबल। ठीक है। रेलवे में राम एनएफओ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या रेलवे इक्विपमेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा, अदर गुड्स होंगे तो फिर टैक्स लगेगा।
डन। चलो अब देखो फोर्थ वाला चार्ट है, इसको अच्छे से बनाना, इसमें थोड़े से पॉइंट ज्यादा है। रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स कौन कौन से रूट से जाते हैं, कौन कौन से मोड से ट्रांसपोर्ट होते हैं। नंबर वन इज कुरियर। एक तो कुरियर से जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो फुल्ली टैक्सेबल होंगे, इन पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर जीटीए का, इसके बारे में देखो आप। जीटीए के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीटीए में सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो तो देखनी है रेसिपिएंट कौन। जीटीए से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो सप्लायर तो जीटीए, रेसिपिएंट कौन है ये आपको देखना है। मुझे पहले तो ये बताओ जीटीए के अंदर रेसिपिएंट कौन होता है, कंसाइनर के कंसाइनी, किसको रेसिपिएंट मानते हैं। कंसाइनर को रेसिपिएंट मानते हैं या कंसाइनी को रेसिपिएंट मानते हैं। वेरी गुड, जो फ्रेट पे करता है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को भी हम रेसिपिएंट नहीं बोल सकते, दोनों पार्टी में से जो फ्रेट पे करता है दैट विल बी ट्रीटेड एज रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन है वो इंपॉर्टेंट है। देखो आरसीएम की लिस्ट पढ़ी है आपने, अगर उनमें से कोई है पर्सन स्पेसिफाइड फॉर आरसीएम, आरसीएम के जो पर्सन है वो है या फिर अदर। सबसे पहले तो आप ये देखो, ठीक है। अगर आरसीएम में जो स्पेसिफाइड है वो लोग है, इसमें भी दो पॉइंट है, एक अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब सीटीपी, और अदर्स। किसी को याद है क्या अदर्स में, एक दो पॉइंट बताना कौन कौन स्पेसिफाइड थे आरसीएम की लिस्ट में। फैक्ट्री, सोसाइटी, एडवोकेट कहां से आ गया, एडवोकेट नहीं है। फैक्ट्री, सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, एओपी। चलो परफेक्ट। देखो अगर अदर पर्सन है कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो दो चीजें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम दिख रही है आपको। अगर रेसिपिएंट आरसीएम वाला है, और आरसीएम वाले में एक रेसिपिएंट इंपॉर्टेंट याद रखना, कौन था, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन होता है ना वो हमेशा स्पेसिफाइड पर्सन होता है आरसीएम में। अब अगर रजिस्टर्ड कोई भी है तो वो इस कैटेगरी में आएगा जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको लिखना हो तो यहाँ लिस्ट बना के लिख लेना ताकि आपको याद रहे, कंफ्यूजन मत बनाना इसमें। इसमें एक तो इंपॉर्टेंट है रजिस्टर्ड पर्सन, अगर किसी भी तरह का आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आप इस वाले पॉइंट में कवर होगे। इसके अलावा सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैक्ट्री, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। यहाँ पूरी लिस्ट बना देना। देखो अदर्स में क्या देखना है आपको, अब एग्जेम्पशन क्या है जीटीए में। पहले तो रेसिपिएंट चेक कर लिया हमने, रेसिपिएंट अगर अदर्स वाली कैटेगरी है तो अब आपको देखने हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कौन से गुड्स का हो रहा है। अगर गुड्स राम एनएफओ है या फिर अदर गुड्स है, अगर तो गुड्स राम एनएफओ है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर गुड्स राम एनएफओ के अलावा कोई गुड्स हैं तो भी एग्जेम्पशन है भी कुछ बाकी, वो क्या है। देखो दो एग्जेम्पशन है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इन कंसाइनमेंट,
दैट इज इन व्हीकल। व्हीकल में जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स है वो कितने हैं। अगर वो अप टू 1500 रुपए है तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। 1500 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली टैक्सेबल है। अगर वो 1500 रुपए तक है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और दूसरा, वैल्यू ऑफ गुड्स पर कंसाइनी, अगर तो ये 750 है तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना, ये मैं बीच में लगा रहा हूं और, मतलब एग्जेम्पशन दोनों दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करने जरूरी नहीं है। आप दोनों में से एक भी पॉइंट सेटिस्फाइड है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब ये चार्ट देखो, जिसको डाउट लगे वो पूछ लो। फुल फ्लैश चार्ट है। अच्छा, एक पॉइंट हो रह गया इसमें, कुरियर हो गया, जीटीए हो गया। इसके बाद इसके अलावा कोई ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, जैसे बुलेट कार्ट है, ठीक है ना, छोटे मोटे ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अंदर अदर व्हीकल्स को कर रखा है एग्जेम्प्ट, ठीक है। लो जी, दिस इज चार्ट फॉर रोडवेज। हाँ जी, फ्रेट की बात कर रहा हूँ मैं। क्या लिख दिया मैंने, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स लिखा क्या, करेक्ट करना है एक बार कुछ। टोटल फ्रेट लिखना है यहाँ पे। टोटल फ्रेट ऑफ गुड्स इन कंसाइनमेंट कितना है, 1500 तक। और फ्रेट ऑफ गुड्स पर कंसाइनी कितना है, वैल्यू मतलब गुड्स की वैल्यू नहीं, फ्रेट की वैल्यू, ठीक है। फ्रेट 1500 रुपए तक है टोटल कंसाइनमेंट का तो भी एग्जेम्प्ट है। सिंगल कंसाइनी का फ्रेट 750 रुपए तक है तो भी एग्जेम्प्ट है। नोट हो गया क्या सबका। देखो, जो आरसीएम की लिस्ट में पर्सन स्पेसिफाइड थे वो कितने पर्सन स्पेसिफाइड थे, टोटल 8 पर्सन स्पेसिफाइड होते हैं आपको अगर याद हो तो। उन 8 में से एक को तो अलग कर दिया हमने, इसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं। बाकी जो 7 कैटेगरी है ना, वो आप नाम यहाँ पे निकलेना। उसके बाद बारी आती है कौन से गुड्स जा रहे हैं, राम एनएफओ जा रहे हैं तो नहीं लगेगा। अदर गुड्स के ऊपर फिर ये 2 कंडीशन है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में टेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मैं कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ आपसे, ट्राई करना आप आंसर देने की। ये एक व्हीकल है जिसमें जो गुड्स जा रहे हैं, नंबर 1 फ्रेट दे रखा है अपने को इनका,
फ्रेट दे रखा है, कंसाइनर दे रखा है, कंसाइनी दे रखा है। ठीक है, आप बताना अब टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। पहला गुड्स का किराया है 500 रुपए, कंसाइनर है ए, कंसाइनी है बी। सेकंड गुड्स का किराया है 600 रुपए, कंसाइनर है ए, कंसाइनी है सी। थर्ड गुड्स का किराया है 800 रुपए, कंसाइनर है ए और कंसाइनी है डी। फोर्थ गुड्स का किराया है 200 रुपए, कंसाइनर है डी और कंसाइनी है सी। चलो बताओ, देखिए मेरे को कौन सही आंसर बताता है, देखते हैं। क्या क्या कंडीशन चेक करनी है आपको। पहले तो बात होती है रेसिपिएंट वाली, वो मैं छोड़ रहा हूं, मैं आपको केवल ये लास्ट वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। देखो दो चीजें चेक कर लेना। नंबर 1, व्हीकल का टोटल फ्रेट। सबसे पहले टोटल फ्रेट देखा करो। टोटल फ्रेट कितना है? 500, 600, 1100, 1100 और 1000, 2100 रुपए है। तो पहली वाली एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्सेबल लिख देंगे हम बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया हमारे लिए बेकार। दूसरी एग्जेम्पशन क्या थी? पर कंसाइनी। देखो अब टोटल कितने कंसाइनी दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? बी, सी और डी, 3 कंसाइनी है। बी ने टोटल कितनी वैल्यू का गुड्स ट्रांसपोर्ट किया है? 500 रुपए, 700 से कम है, एग्जेम्प्ट। सी ने टोटल वैल्यू कितना है? 800 रुपए। सी की टोटल वैल्यू 800 है तो टैक्सेबल। डी की टोटल वैल्यू कितनी है? 800, तो टैक्सेबल। आई बात समझ में? आया समझ में एग्जाम्पल? ठीक है जी, चलो अब आ जाओ नोट्स के ऊपर। तो अभी जो एंट्रियां कवर की है वो है आपकी 19 से लेके 18। देखो रोड से आपको होता है जीटीए के ऊपर चार्ट बनवाई दिया मैंने, कुरियर टैक्सेबल होगा, वाटरवेज में इनलैंड वाटरवे एग्जाम कर देंगे। फिर एयरवेज के लिए मैंने आपको बता दिया, इंडिया के बाहर जाएगा तो भी एग्जाम है, इंडिया के बाहर से इंडिया आएगा तो भी एग्जाम है। वो दो एंट्री और होती है यहाँ पे 19A और 19B, वो लास्ट 19A और बी, ये लास्ट में लिखी हुई। फिर स्पेसिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से राम एनएफओ प्लस रेलवे इक्विपमेंट एग्जाम्प्ट है, वाटरवे से भी सेम एग्जाम्पशन है। जीटीए से राम एनएफओ वाली एग्जाम्पशन मैंने बता दी, वैल्यू वाली मैंने बता दी 750 एंड 1500। ठीक है, एंड जीटीए से आपको रेसिपिएंट वाइज वाली जो एग्जाम्पशन है वो भी आपको चार्ट में इंक्लूड करना है। चलो नेक्स्ट पे आ जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के भी चार्ट बन गए हैं आपके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के भी बन गए हैं। अब बात आ रही है नेक्स्ट, व्हीकल को रेंट पे देने का काम। ठीक है ना, अभी तो था व्हीकल से बिजनेस कर रहे थे हम, व्हीकल को चला के किराया ले रहे थे। ठीक है ना, जिसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बोलते हैं या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बोलते हैं। अब हम बिजनेस नहीं कर रहे व्हीकल को चलाने का, हम व्हीकल एज इट इज किराए पे दे रहे हैं। तो इसमें 4 एग्जिम्पशन है, पहले 3 थी, अब एक नई ऐड हुई है, तो 4 टोटल एग्जिम्पशन है। व्हीकल को किराए पे देने पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है ना, डिपेंड करेगा कौन सा व्हीकल है, कौन किराए पे दे रहा है, किसको किराए पे दे रहा है, उसके बेसिस पे एग्जाम्पशन दे रखी है आपको। नंबर 1, किराए पे कौन दे रहा है? देखो फर्स्ट का एग्जांपल में लिखा देता हूँ। किराए पे कौन दे रहा है? कोई भी दे रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड किराए पे दे रहा है। किसको दे रहा है वो? मान लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, मतलब जो गवर्नमेंट की बसें चलती है ना, उनको किराए पे दे रहे हैं। क्या किराए पे दे रहे हैं? कोई भी व्हीकल जिसकी कैपेसिटी हो मोर देन 12 पैसेंजर्स, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये हो जाएगा एग्जम्प्ट। तो देखो क्या क्या कंडीशन है। किराए पे कौन दे रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किराए पे किसको दे रहे हैं? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट जो ट्रांसपोर्टेशन को डील करता है। और कौन सा व्हीकल दे रहे हैं? तो नॉर्मली आप बोल सकते हो कि बस किराए पे देने की बात कर रहे हैं, जिसमें 12 पैसेंजर से ज्यादा बैठने की कैपेसिटी होती है। ठीक है,
ओके क्या? फर्स्ट एग्जाम्पशन इज क्लियर। बी पे आ जाओ एक बार। बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है किराए पे दे रहे हैं अब की बार। किसको दे रहे हैं? देखो, ए लिमिटेड जो है वो किराए पे दे रहा है किसको? जीटीए को। जीटीए को किराए पे दे रहे हैं। क्या किराए पे दे रहे हैं जीटीए को? जीटी को किराए पे दे रहे हैं रोड व्हीकल, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब ये पिकअप भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, ठीक है ना? जो गुड्स ट्रांस सॉरी 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 रोड ट्रांसपोर्ट नहीं, गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल, है ना? गुड्स ट्रांसपोर्ट का व्हीकल किराए पे दे रहे हैं, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है ना, उसी में एक एंट्री ऐड हुई है, डबल है। ये बोल रहा था स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दे रहे हैं। यहाँ बोल रहा है ए लिमिटेड जो है वो रेंट पे दे रहा है। किसको रेंट पे दे रहा है? लोकल अथॉरिटी को। और क्या रेंट पे दे रहा है वो देखना, वो इंपॉर्टेंट है। वो दे रहा है इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल जिसकी कैपेसिटी है मोर देन 12 पैसेंजर्स की। तो ये नया एग्जाम्पशन आया है। अब इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड व्हीकल क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, सिंपल, ठीक है ना? तो ये अब आना स्टार्ट हो रही है ऐसे व्हीकल, तो इनको किराए पे देंगे लोकल अथॉरिटी को, तो टैक्स नहीं लगेगा। कैपेसिटी होनी चाहिए 12 पैसेंजर से ज्यादा। तो 3 एग्जाम्पशन तो ये हो गई आपकी। फोर्थ एग्जाम्पशन क्या है? फोर्थ एग्जाम्पशन है, अगर आप किराए पे दे रहे हो, देखो ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। ये मान लेते हैं एक कंपनी है ए लिमिटेड, और इसने क्या कर रखा है, ये मान लेते हैं स्कूल। स्कूल है बच्चों की। स्कूल के अंदर इसने रेंट पे दे रखी है बस। ठीक है, बस रेंट पे दे रखी है इसने। अब इस बस के किराए पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट है अंडर एंट्री नंबर 66। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसकी। ए लिमिटेड को मान लेते हैं खुद को इस बस की जरूरत पड़ गई, इसके पास बस नहीं है, तो ये क्या कर रहा है? ये बी लिमिटेड से रेंट पे ले रहा है। तो यहाँ पे जो किराया लगेगा ना, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये होगा अंडर एंट्री नंबर 22। ठीक है, तो एंट्री नंबर का डिफरेंस है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे क्या एग्जाम्पशन हो रहा है? मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन of student faculty staff to an educational institution providing services by way of preschool education, education up to secondary school or equivalent। मतलब ये बात कर रहा है कुल मिला के स्कूल को दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एफएसएस की। तो उसको अगर बस की जरूरत पड़ गई, उसको अगर हम रेंट पे दे देते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है क्या चारों एग्जाम्पशन? लो जी चार्ट देखिए, इसको रेंटिंग ऑफ बस नहीं लिख के एक काम करो, इसको लिखो आप, इसको इस तरीके से लिखना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एफएसएस। ठीक है ना, और ज्यादा क्लैरिटी से हो जाएगा। ए लिमिटेड स्कूल के लिए बस चला रहा है, फैकल्टी स्टूडेंट स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और उसको बस की जरूरत पड़ गई, तो वो जब रेंट पे लेगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके,
कुछ छोटी छोटी एंट्री है वो आज कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो देखो ये सारा खेल था ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, कुछ पैसेंजर कुछ गुड्स, फिर कुछ गाड़ी किराए पे देने पे। अब आ रहा है टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा, कितना भी टोल कलेक्ट करती है गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगेगा। एन्युटी चार्जेज, अगर आपसे एन्युटी मतलब बार बार में एक सिंगल जैसे किस्त बना देते ना रोड ट्रांसपोर्टेशन की पैकेज के तरह, तो वो अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो कुल मिला के ये भी टोल चार्जेज ही है, ये भी उसी तरह से एन्युटी चार्जेज है। ठीक है, इसके ऊपर भी टैक्स नहीं है। फिर राइस से रिलेटेड कुछ एग्जेम्पशन है, देखो राइस के ऊपर, राइस का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ये 5 एक्टिविटी पे जीएसटी माफ कर रखा है। राइस को अलग से क्यों ले रखा है? बिकॉज राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और ये बात तो शायद आपको पता होगी। ठीक है ना, राइस को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं माना जाता है जीएसटी के अंदर, इसीलिए इसके ऊपर अलग से एग्जेम्पशन दे रखी है। ये सारी एग्जेम्पशन जो यहाँ लिखी हुई है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे भी मिलेगी, पर क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में राइस नहीं आता तो राइस के ऊपर अलग से एग्जेम्पशन दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट है आपका बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्या जीएसटी लगता है क्या? तो आंसर इज नो। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कर रही है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी, या ट्रांसमिशन लाइसेंसी, फॉर एग्जांपल रिलायंस, रिलायंस के पास लाइसेंस है बिजली बना के बेचने का, तो रिलायंस बिजली बेच रही है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। और ये तीनों को मैं बोल सकता हूँ सिंपल कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, अगर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है वो इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, एग्जांपल देखना, एक तो जो जनरेटर है, इस जनरेटर से अगर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि वो ऊपर कवर नहीं होगी। और मान लो कोई बिल्डर है, वो बिल्डर किसी फ्लैट वाले को टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर देता है तो ये भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जो लिस्ट है मतलब कुल मिला के या तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी दे रही है या फिर जो लाइसेंसी है वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है तो टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज टैक्स लग जाएगा इलेक्ट्रिसिटी पे भी। दूसरा, जो डिपार्टमेंट होता है ना, डिस्कॉम बोलते हैं जिसको, वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेता है, इस पे तो नहीं लगेगा टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट अदर जितने भी चार्जेस लेते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा, वो सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। अदर चार्जेस क्या लेता है डिस्कॉम? जैसे मीटर लगवाने के चार्ज हो गए, मीटर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के चार्ज हो गए, या आपसे डुप्लीकेट बिल निकलवाना है आपको उसके चार्जेज हो गए। तो अदर जितने भी चार्जेज है वो सारे टैक्सेबल हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेज के ऊपर जीएसटी माफ कर रखा है। बोलो बोलो, क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही है। आपकी एंट्री नंबर 25 तक हो चुका है। रिवाइज डेली बेसिस पे करते रहना तो आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा। ठीक है, चलो बाय बाय।